Can you hear me? Yes, sir. Okay. I don't think anybody else will be joining in. So I'd like to start. Um, what is the status of your report? Sabika, can you hear me? Yes, sir. आपकी रिपोर्ट का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची है? सर ऑलमोस्ट रेडी है, बस कुछ ही मतलब समझ लें कि आज या कल तक आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। और बनाए किस पे है? खाड़ी पर। अच्छा। ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है आपके? कौसर है, हसीब है और आयशा है। अच्छा, कौसर तो जहन में है मेरे, आयशा और हसीब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन है। बहरहाल ये इंश्योर कर लीजिएगा, क्योंकि खाड़ी पे भी रिपोर्टें मौजूद हैं इंटरनेट पे, कि अगर आपने कहीं से भी लिया है मटेरियल तो उसको आप रेफरेंस जरूर कर दिएगा, और यस सर। पुरानी रिपोर्ट को अटैच कर दिएगा अपने जो फोल्डर आप ईमेल करेंगे ना रिपोर्ट का। यस सर। हाँ, जी ताकि जी। अबव बोर्ड हो हर चीज के, आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये रिपोर्ट हमने यहाँ से ली थी, क्योंकि पता वैसे भी चल जाता है। और मैंने कभी मना नहीं किया कि आप पुरानी रिपोर्ट को यूज नहीं कर सकते एज अ बेस और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? तो यस सर। आपने ग्रुप मेंबर्स को ये कह दिएगा कि ये ट्राई ना करें कि पुरानी रिपोर्ट का अपने तौर पे पास ऑन करने की कोशिश करें। यस सर, हमने वैसे ना मतलब समझने के आसपास से पूछ के और सब इस तरीके से बनाया है वो, मतलब हमने कॉपी वाला काम नहीं किया सर। नहीं, पुरानी रिपोर्टें तो मतलब है ना इंटरनेट पे। हाँ। यस तो सर, हाँ वो हमें मिली भी है, हमने देखी हाँ, भी है एज एन आइडिया। नहीं उसमें अगर सर। डेटा यूज भी किया है ना कि हाँ। वो उसकी इजाजत दी हुई है मैंने, एज लॉन्ग एज कि आप उसको रेफरेंस दे दें, ठीक है ना? ओके ओके सर, हाँ, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जी इनको कैसे पता चलेगा, वही का वो इंटरनेट मेरे पास है जो आप लोगों के पास है, फिर यस सर। जो लिखने का स्टाइल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पता लग जाता है कि रिपोर्ट जो है वो जेन्युइन एफर्ट नहीं है। तो उस यस सर। चीज को अवॉइड करने के लिए जो रिपोर्ट आपको फाउंडेशन के तौर पे मिली है, ये जितनी भी रिपोर्ट हैं, और आपने उसका डेटा यूज किया है या उसके एनिलेट से पैराग्राफ भी उठाया है, हिस्ट्री का उठाया है, उस सिर्फ आप रेफरेंस दे दें कि ये चीज इस रिपोर्ट से है, ये चीज इस रिपोर्ट से है। इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, क्योंकि एक एक पैराग्राफ या सेंटेंस जहाँ से भी लिया है उसको रेफर करने में आसानी हो जाएगी। यस सर, ठीक है। और ये आ गई है अभी दुआ एम जावेद। दुआ, आपकी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची? सर बस थोड़ा सा काम रहता है, फिर आपको सबमिट करवा देंगे। अच्छा, और है किस पे रिपोर्ट, किस कंपनी पे सर है? बेक पॉलर पर। एक पार्लर में कोई कांटेक्ट मिल गया था आपको क्या? नहीं सर, वो कांटेक्ट तो नहीं मिला था। अच्छा, तो फिर कोई पुरानी रिपोर्टों के बेसिस पे बनाया है? नहीं नहीं सर, बस मतलब जैसे नेट से सर्च वगैरह करके उस पर काम किया है। नहीं तो नेट पे, ये अभी सभी का से मैं ये कह रहा था ना, नेट पे रिपोर्टें होती हैं तो उनको यूज करने का तो मैंने कहा है कि कर लें आप यूज, मगर उसको रेफरेंस तो कर दें। चलें ठीक है। चलें ठीक है की बात नहीं है, बात ये है कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ ना, और मुझे लगता है कि ये इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की एफर्ट नहीं है, वो मैंने रिपोर्ट कहीं पहले देखी होती है या लिखने के स्टाइल से या 10 और चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, तो उसमें जब फिर कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यानी खाली अंदाजों पे मैं नहीं चलता, कंफर्मेशन जब मिल जाती है कि हाँ ये पैराग्राफ ये उठाया हुआ है, ये पूरा सेक्शन उठाया हुआ है, बस केस में पूरी की पूरी रिपोर्ट उठाई हुई होती है,
तो वो फिर नंबर आते नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि अगर आपने मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेके रिपोर्ट बनाई है तो उन मल्टीपल सोर्सेस का रेफरेंस तो दे दें, ठीक है, कि ये हिस्सा हमने इस रिपोर्ट से लिया है। ये तो मैंने क्लास में भी बताया था, मगर उस पे कहा था कि लेके अगर कॉपी पेस्ट कर भी रहे हैं आप कभी, तो उसको उसके ऊपर बिल्ड तो कर लें कि हाँ भाई ये हमें 3 साल पुरानी रिपोर्ट मिली है 2018 की, लेट से, और अब उसके बाद से ये हुआ है XYZ जो भी हुआ है, ठीक है ना। खैर देखते हैं आप लोग क्या सबमिट करते हैं। जो अभी जितनी क्लासें आज तक मैंने आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अदम दिलचस्पी आप लोगों की क्लास की निकली है। एज एविडेंस के इस 35 में से सिर्फ 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी फाइनल से एक क्लास पहले। बाकी का पता नहीं क्या। कल भी हालांकि आपके जूनियर्स की क्लास थी। जी क्या कह रही हैं? सर ग्रुप में मैसेज कर दें कि मतलब कोई ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मेरी जो ग्रुप की गर्ल्स है ना वो ज्वाइन करती हैं मतलब मॉर्निंग में। वो पता नहीं आज क्यों नहीं किया है। भाई मैंने तो मैसेज 10 बजे कर दिया था, स्केड्यूल्ड क्लास होती है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं। और अभी हाँ सर देखे ये ना, तो है। अभी टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 लोगों ने तो पढ़ा है। 27 को जो जी। है वो उन्होंने पढ़ने की जहमत नहीं की है, ठीक है। हाँ। और 13 को डिलीवर हो चुका है, उन्होंने बॉदर नहीं किया खोल के देखने का। 14 ने तो अपना इंटरनेट ही बंद किया हुआ है, उनको डिलीवर ही नहीं हुआ। तो ये तो हाल है दिलचस्पी का कोर्स में, सब्जेक्ट में। हद ये कि एग्जाम में भी लग रहा है कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना लास्ट क्लास बिफोर द एग्जाम में पेपर का डिस्कशन होता है, जो कि मैं करूंगा वैसे भी, मगर ये कि खैर एनीवे। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नो सर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पहले ही पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, 5 सवाल हैं और 10-10 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का ये पेपर हो गया है। अम, सो जितना मटेरियल कवर कराया है उसी अ, जो पिछले सेशन तक कवर कराया है, ठीक है, उसी हद तक आएगा। आज जो मैं और टॉपिक्स कराऊंगा वो एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं पेपर ऑलरेडी दे चुका था, डिपार्टमेंट ने मांग लिया था, और पता नहीं था कि क्लास हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिस वजह से वो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं होंगे जो कि आज कराए जाएंगे। बट उनका ओवरव्यू फिर भी ज़रूरी है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। सो अभी ये वाला चैप्टर जो लास्ट टाइम कर रहे थे इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, यहाँ तक तो शामिल है एग्जाम। अच्छा, उसके बाद हमने वो किए थे मार्केटिंग मिक्स पे 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर 5 और 6 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे, कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, वो चैप्टर 5 है। और जो प्रमोशन प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन का पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर 6 जो था, तो उसमें ये जहन में रखिएगा कि जो ब्रांड पिरामिड है और ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, जो मैं बार बार क्लास में एम्फेसाइज करता रहा हूँ, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी क्या चीज़ होती है, और वो उसके कोई स्ट्रॉन्ग यूनिक फेवरेबल एसोसिएशंस,
ये मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल हैं और उसमें जो है हर जगह उसकी जो थिंकिंग है, ये फ्रेमवर्क है, वो यूज होगा हर क्वेश्चन में। तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि ब्रांड इक्विटी के मायने क्या थे, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी के, और फिर ब्रांड पिरामिड कैसे बिल्ड होता है। जैसे चैप्टर 5 और 6 रिलेट करते हैं परफॉर्मेंस और इमेजरी से, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपके, अगर आप पिरामिड देखें और उसके सब कंपोनेंट्स, तो प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस है, और इमेजरी जो है बेसिकली प्रमोशन से लिंक करता है। और राइट, और क्या था फिर चैप्टर 4 में ब्रांड एलिमेंट्स थे, और वो भी हमने, वो तो फिजिकल कैंपस में जब क्लासें हो रही थी उस वक्त ये थे ब्रांड एलिमेंट्स का, और उनके पता होने चाहिए क्या क्या हैं और कैसे अप्लाई होते हैं, और उनके चूज करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं। और हाँ, ब्रांड इक्विटी और ब्रांड पिरामिड की और उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं, जो डिटेल्ड एक डायग्राम है उसके, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो सोच जो है वो हर क्वेश्चन में आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी, ताकि एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क हो। मार्केटिंग में ये होता है कि अक्सर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो नहीं होता, तो बस हवा में बातें जो है वो बहुत आसान होता है करना, मगर उसमें अगर हमारा यूनिफाइड फ्रेमवर्क हो, हमारी जो है थिंकिंग जो है वो फोकस्ड हो, जिसका टेस्ट मैं अभी पूछूं अगर आप दोनों से कि ब्रांड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कंपनी में अगर आप काम कर रही हैं तो, और आप ब्रांड मैनेजर हैं, आपकी नंबर 1 टारगेट या गोल क्या होगा? सर कस्टमर की मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मतलब एज अ ब्रांड। और मतलब कस्टमर मतलब उनके माइंड में जो है वो पोजीशनिंग होनी चाहिए ब्रांड की अच्छी। अच्छा, और आप क्या कहेंगी मिस? दूसरी जो है दुआ है। सर उसकी जैसे ब्रांडिंग अच्छे से की हो, पैकेजिंग, नेम या लोगो, जिससे उसका ब्रांड बन सके। और ये हमने बात की थी कि ब्रांडिंग जो है मार्केटिंग का एक हायर फॉर्म है, ठीक है। यानी मार्केटिंग का अगर मतलब है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो ये तो एक ठेले वाला भी कर रहा है लिटरली। प्रोडक्ट है, लेट्स से वो आजकल क्या बिक रहे हैं, आम बिक रहे हैं जैसे ठेले पे आपने देखे होंगे, ठीक है। जी सर। आम प्रोडक्ट हो गया, प्लेस कहाँ है, जहाँ भी उसने मार्केट में सड़क पे कहीं लगाया हुआ है, ठीक है। प्राइस वो आपको बता देगा, आई थिंक 150 रुपए किलो चल रहे हैं। और प्रमोशन उसकी वो है कि जो आवाज लगा लगा के बोल रहा है कि ताज़ा आम ले लो या मीठे आम ले लो, वटेवर, तो अपनी आवाज से जो है। और उसको उसका जो डिस्प्ले है ठेले पे, वो जो एक अंबार लगा देते हैं, छोटे से आम की पहाड़ बना देते हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। गाड़ी रोक रोक के जो है लोग आम ले रहे होते हैं। तो मार्केटिंग तो वो भी कर रहा है, और ब्रांडिंग कोई अलग चीज नहीं है कि ब्रांडिंग मार्केटिंग से बाहर है। ब्रांडिंग जो है वो मार्केटिंग का एक, समझ लें, हायर फॉर्म है। अगर पाकिस्तान में तो ब्रांडेड फ्रूट्स का भी रिवाज नहीं है, मगर अमेरिका में जैसे ब्रांडेड ऑरेंजेस हैं, ब्रांडेड बनानास हैं, यहाँ भी एक्सपोर्ट हो जाता है, जैसे कचेलो फार्म्स के वो मैंगोज हैं। तो अगर मार्केटिंग का वो डिस्कशन याद है आपको,
तो जो चीज मार्केटिंग में होती है वही चीज ब्रांडिंग में नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा? चलें, if Kausar has joined, let's ask her. कहाँ गई है? Kausar, can you hear me? यस सर। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, माशाल्लाह से क्लास के 5% लोग आए कि ब्रांड मैनेजर अगर आप हो, एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड इक्विटी और ब्रांड पिरामिड की इम्पोर्टेंस की बात कर रहा था कि अगर आप कंपनी में काम कर रही हैं और आपसे पूछा जाए कि आपका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इसका जवाब क्या देंगी? अभी ये मैं बता दूं, अच्छा चलें आप बता दें, आपने थोड़ा ज्वाइन किया है, ये सभी का दुआ ने कुछ जवाब किया थे, आप बताएंगे। सर वो नेट नहीं चल रहा था, वरना मैं तो स्टार्ट से होती हूँ, मैं कब से वेट कर रही थी। अरे मैं आपको कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आप इस सवाल का क्या जवाब देंगी कि अगर आप ब्रांड मैनेजर हैं या मार्केटिंग डायरेक्टर हैं तो आपसे पूछा जाए कि आपका नंबर 1 काम है क्या, आप क्या सर बताएंगे? ब्रांड इक्विटी को इनहेंस करना, कस्टमर के माइंड में इमेज फिक्स करना, अच्छी गुडविल बनाना, और आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में मतलब हाई सेल हो बाकी सारी प्रोडक्ट्स से। और ओके, आपकी प्रोडक्ट में ऐसी फीचर्स होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए कि लोग डायरेक्ट फोकस करें आपकी प्रोडक्ट पर। आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी प्रमोशन भी सर हाँ, ऐसी होनी चाहिए कि अच्छा, कस्टमर डायरेक्ट फोकस करे। सर आइडिया होना चाहिए, अटेंशन हो, इंटरेस्ट हो, डिजायर हो कि भाई ये चीज चाहिए, और सही फिर है, डायरेक्ट कॉल करें और वो चीज ले लें। इतना लोगों ठीक को है, कन्विंस करें। और सर प्रॉफिट तो सबसे पहले है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई है तब जाके तो प्रॉफिट है। हाँ चलें, शुक्र है आपने वो लफ्ज का जिक्र कर दिया, तो सभी का दुआ जो अभी बता रही थी तो उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ज़्यादा बात थी, और आपने सेल्स और प्रॉफिट्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ज़रिए से प्रॉफिट्स की बात की, और मगर मसला ये है कि 10 और चीज़ों की बात की। अव्वलीन मकसद जो है जिसलिए कंपनी बनती है और ब्रांड बनाया जाता है वो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होता, वो पैसे कमाने के लिए होता है। यस जी, सर, प्रॉफिट के लिए होता है। कोई भी काम हो वो प्रॉफिट के लिए होता है वो बिजनेस सारी में। चीज तो ये देखें, जहन में रखिएगा, बिजनेस बनाया जाता है पैसे कमाने के लिए। इनफैक्ट यस। आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रही हैं, पाकिस्तान में भी ये होती है ना स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड होती है, तो यस आपकी कानूनी रिक्वायरमेंट है बाय लॉ कि आप प्रॉफिट बनाएंगे। उसका सबूत क्या है कि अच्छा, डिविडेंड्स का मालूम है ना, आपने पढ़ाई हुई अकाउंटिंग, डिविडेंड्स कहाँ से दिए जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट याद है? डिविडेंड प्रॉफिट से दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस यस प्रॉफिट सर। से जब दिए जाते हैं फिर टैक्सेस निकलते हैं, और फिर जो है टैक्सेस। आपका नेट प्रॉफिट जो है बचता है। तो यस सर। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड कहाँ से देंगे? ठीक है। और पाकिस्तान में भी SECP के रूल्स हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम आपने सुना होगा। अगर यस सर। 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया तो वो कहते हैं हम कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देंगे, सॉरी डी लिस्ट कर देंगे आपकी कंपनी, स्टॉक मार्केट में फिर आप नहीं डील कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट बहुत लीगल ज्यादा देंगे। रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट कमाने की। वही तुमने पब्लिक से पैसे लिए हैं शेयर मार्केट से, तो अब आप उनको रिटर्न भी दो। तो रिटर्न कहाँ से देंगे जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएंगे? हाँ, ये एक यस अलग सर। बात है कि अकाउंटिंग की हेरा फेरी कंपनीज करती हैं ताकि प्रॉफिट कम शो हो, ताकि उस पर टैक्स कम लगे, बट यस सर। स्टिल रिक्वायरमेंट ये है। और इसको भी आप छोड़ दें इस बात को,
तो आप Yes, ये yes. देखें कि कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस यानी लिटरली ठेला भी लगा रहा है या साइकिल पे वो फिर रहा है गली गली और कोई प्रोडक्ट जो है बेचता फिर रहा है, वो भी किस चीज की तलाश में है? सर प्रॉफिट की तलाश में है, प्रॉफिट के बिल्कुल। लिए ही तो होता है। अभी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये कैंटोनमेंट में, तो यहाँ 1-2 महीने में एक साहब साइकिल पे गुजरते हैं आवाज लगाते हुए कि चारपाई बुनने वाला, चारपाई बुनने वाला। अब उसको वो किस तरह वो आपकी चारपाई बुनने को तो ऑफर कर रहा है, बट व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव? हिज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। ठीक है, तो ये अब माशाल्लाह से 4 लोग आ गए। ये जहन में चीज रखिएगा कि मकसद अव्वलीन, असल में देखें मार्केटिंग किताबें भी आपने पढ़ी, ब्रांड की भी आपने पढ़ ली, इसमें इस बात को एम्फेसाइज नहीं किया गया है। तो इस किताब के पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे ब्रांड इक्विटी का और ब्रांड पिरामिड का जो 2 सेंट्रल कॉन्सेप्ट थे, कि इसका मकसद जो है वो ये है कि कस्टमर के माइंड में कोई अच्छी पोजीशन क्रिएट करना और इमेजरी होना और रेजोनेंस होना, वो सारी चीजें ठीक हैं, मगर थोड़ा सा इसके आप पीछे जाएं, डीपर जाएं, तो आपको नजर आएगा कि ये मकसद हो क्यों रहा है, रेजोनेंस क्यों चाहिए। रेजोनेंस का पहला लेवल क्या है आपको अब याद होगा, ये तो एग्जाम वगैरह में भी आ चुका है। यस सर। क्या है? सर ब्रांड इक्विटी कस्टमर के माइंड में फिक्स करना। रेजोनेंस, रेजोनेंस की पहली क्या स्टेप है? सर लॉयल्टी। हाँ, तो लॉयल्टी का क्या मतलब है? कस्टमर खरीद रहा है बार बार, समझ यस रही है? सर। तो वहाँ लिखा हुआ लॉयल। नहीं है सेल्स, मगर यस आप सर। जरा सा सोचें कि लॉयल्टी का क्या मतलब होगा। लॉयल्टी का मतलब है कस्टमर की लॉयल्टी। दो इंसानों की आपस में लॉयल्टी की तो बात नहीं हो रही ना, कस्टमर और कंपनी की लॉयल्टी की बात हो रही है। तो कस्टमर अपनी यस लॉयल्टी शो करते हैं बार बार प्रोडक्ट खरीद के। बार बार प्रोडक्ट खरीदने का मतलब है सेल्स। ठीक है, सर। अच्छा, सर। कॉस्ट का जिक्र जो है वो डायरेक्टली कहीं नहीं है, यस सर। ठीक है ना, मगर ऑफ कोर्स हर मार्केटिंग ब्रांड एक्टिविटी के लिए कॉस्ट इनकर हो रही है। तो एटीट्यूडनल या लॉयल्टी और बिहेवियरल लॉयल्टी, एक्चुअल खरीदारी, ये दोनों यस चीजें जो है वो जरूरी हैं। तो ये कभी मत भूलिएगा कि जो कुछ आपने मार्केटिंग में पढ़ा है या फाइनेंस में पढ़ा है या किसी भी कोर्स में पढ़ा है, उसका मकसद बिजनेस का अव्वलीन मकसद और आखिरी मकसद प्रॉफिट कमाना है। ठीक है ना, कमाना। बिल्कुल। बहुत से हो सकता है ब्रांड्स हो जिसका आपको ना पता हो, वो एडवर्टाइज नहीं करते। एडवर्टाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक खर्चा है और उनका ब्रांड जो है वो वैसे भी बिक रहा है। ठीक है ना, कोई उसकी फैंसी पैकेजिंग नहीं है, अम, या बेहतरीन क्वालिटी भी नहीं है, मगर फिर भी जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये असल में होता क्या है कि सिटी एरियाज में हम रहते हैं, आप लोगों का शायद रूरल एरियाज में जाना होता हो या देखना का होता हो इत्तेफाक। बाज रूरल ब्रांड्स भी हैं, वो भी बड़े कामयाब हैं, और वो जो हमें सिटी में नहीं नजर आते शहरों में, मगर वो कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने अपना सेगमेंट पकड़ा हुआ है। और सेगमेंट से मुराद है कि टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट जो है, बिल्कुल। तो वो जो मार्केटिंग की टर्म्स हैं वो ब्रांडिंग में कहीं गई नहीं है। ठीक है ना, अगर मार्केटिंग का मकसद आपको बताया था कि प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो ब्रांडिंग में वो चीज़ ख़त्म तो नहीं हो सकती। ब्रांडिंग का भी मकसद प्रॉफिट्स है प्रॉफिट से। बजरिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और फिर हम ये ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि साहब ये जो स्ट्रॉन्ग यूनिक और फेवरेबल एसोसिएशन हैं इनके दिमाग में, ये हमारे साथ इनको कस्टमर्स को टाई इन रखेंगी ताकि ये लॉयल रहें, और जो रेजोनेंस के स्टेजेस थे उस पे ये बढ़ते चले जाएं, इनकी थॉट्स, जजमेंट्स यानी, और फीलिंग्स, इसका हमें ख्याल रखना है। अगेन कोई भी चीज़ यानी आप सोचना शुरू करें नई नई है, आपके अपने ख्यालात और जज्बात हैं, हर शख्स के होते हैं, इसमें उसको जजमेंट्स और फीलिंग्स कह दिया। जजमेंट जरा सा नया लफ्ज है थॉट्स के लिए, बट हम थॉट्स इस्तेमाल करके ही जजमेंट्स करते हैं, और फीलिंग्स तो आपको मालूम ही हर इंसान में।
और वो कैसे आ रही हैं इनके बकौल के परफॉर्मेंस आप कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में और उसके साथ साथ इमेजरी अपनी क्रिएट कर रहे हैं, और बेस जो है वो ये कि जब भी हम कैटेगरी का सोचें तो फिर हम उस ब्रांड का भी सोचें जो सेलियंस है, नीड आइडेंटिफिकेशन और सेलियंस। मगर ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि कस्टमर बन जाए, ताकि वो हमें प्रॉफिट देता रहे, हमसे खरीद करे प्रोडक्ट। अगर कस्टमर बहुत लॉयल है, बहुत पसंद करता है आपके ब्रांड को, हमने क्लास में मिसालें ली थी, बहुत लोग होंगे जिन्हें मर्सिडीज बेंज पसंद है मगर वो खरीद नहीं सकते, ठीक है, और रोलेक्स पसंद है, एप्पल पसंद है मगर ले नहीं सकते। मगर जो उनके खरीद, माइंड में हाँ, इमेज, एक इमेज ब्रांड इसके नहीं, बारे हमने में। बात की थी कि जो खरीदार नहीं है उनके माइंड में भी इमेज बनाना जरूरी है, ताकि जो खरीदार हैं उन्हें बड़ी खुशी हासिल हो कि मेरे पास वो ब्रांड है जो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है ना। अब लेट से कि कोई ब्रांड कोई और निकाल ले, ऐसे ही मैं एज एग्जांपल कह रहा हूँ, एप्पल के मुकाबले में लेट्स टेक अ रिडिकुलस नेम, वो क्या है, कैरेट, कि जी मेरे कैरेट के लैपटॉप्स और कैरेट के जो है वो मोबाइल फोन है, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि वो एलियन टेक्नोलॉजी हो और वो चांद पे जो है बनाया जाता हो, मगर यहाँ दुनिया में किसी को ना पता हो, ठीक है, तो आप खरीद भी सकती हो तो शायद आप ना खरीदें, क्योंकि आप कहें कि भाई ये कैरेट ब्रांड मैंने ले लिया तो है तो बहुत जबरदस्त, एप्पल से ही बेहतर है, मगर ये क्योंकि मोबाइल फोन में एक सोशल डिस्प्ले का भी एलिमेंट है, तो वो लोग शायद फिर एप्पल की तरफ ही जाएं रादर देन अ बेटर ब्रांड जो क्वालिटी के लिहाज से बेहतर। तो बायर्स, ये क्लास में 2 दफा बात हुई थी, बायर्स जो टारगेट मार्केट है उनको तो बताना जरूरी है ही, और जो टारगेट मार्केट नहीं है, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट जो पब्लिकली कंज्यूम होते हैं, जो आप पहनते हैं, ओढ़ते हैं या लोगों को सामने नजर आते हैं, गाड़ी हो गई मिसाल के तौर पे, तो जब लोगों को पता होगा, दूसरों को, नॉन बायर्स को भी, तो वो ब्रांड की एक इक्विटी बनेगी। मगर सारे काम वंस अगेन सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि प्रॉफिट बनाया जा सके, ठीक है ना। यस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, अब चैप्टर पे वापस आ जाते हैं और कुछ चार और टॉपिक्स कर लेते हैं। ये कितने लोग आ गए अब, 4 5 4, 1 2 3 4 1 8, वेट अ मिनट, कोई और भी ज्वाइन कर रहा था, फिर क्या हुआ, Asad or whoever, I don't know who was trying to join. Anyway, Phew. पेपर हमारा है 28 तारीख को मेरा ख्याल। यस सर। और टाइम तो आपके पास बहुत होगा, वही 4 घंटे इन्होंने दे दिए हैं, तो उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या रिव्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट तो दिया नहीं क्योंकि ऑनलाइन है, पिछला तो आपका फिजिकल पेपर हुआ था ऑन कैंपस। तो अब तो ये होगा कि ओपन बुक है, किताब आपके सामने होगी, इंटरनेट सामने होगा आपके, उसमें से जाहिर है स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि कॉपी पेस्ट कर लें इधर उधर से। ये चीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा क्योंकि 4 घंटे हैं आपके पास, और उसके बाद जब समझ लें पूरा सवाल, सवाल में क्वेश्चन पेपर में बाज में मल्टीपल पार्ट्स भी हैं, कुछ वो पैराग्राफ की फॉर्म में सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं, कुछ में जो है वो ए और बी करके लिखा हुआ है, तो आप पूरा सवाल के अच्छा इसमें पूछा क्या क्या है वो आप या तो नंबर कर लिएगा या अंडरलाइन कर लिएगा, अच्छा ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है।
बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि लेट्स से लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट एंड फुल स्टॉप एंड गिव अ रेलेवेंट एग्जांपल, मिसाल के तौर पे। तो वो डिस्क्राइब कर देते हैं, एग्जांपल देना भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो पूरा सवाल पढ़ के उसके पूरे सवाल के जवाब दीजिएगा, समझ के कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। बाज़ स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, सवाल पढ़ा, गलत समझ लिया कि कुछ और पूछा जा रहा है और उसका जो अपनी गलत समझ थी कि कोई और कॉन्सेप्ट है, उसका जो है बहुत अच्छा जवाब दे दिया, मगर वो सवाल ही नहीं पूछा गया था। तो वो सवाल ना समझने के नतीजे में वो एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब देते हैं जो इर्रेलेवेंट होता है। और अगेन टाइम तो आपके पास बहुत होगा, मिड टर्म में भी मैं क्लास में कहता रहा कि ये फैंसी हेडिंग्स और अंडरलाइनिंग और ब्लू और ब्लैक मार्कर और बड़ी फॉन्ट में लिखना इसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है? वो उन टीचर्स पे असर होता है इन चीज़ों का जो कि एक्चुअली पेपर पढ़ते नहीं हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पेजेस और क्लियर हेडिंग्स वो लगता है कि हाँ ठीक है। तो आप सिंपल पेन से हेडिंग्स डाल दें, उसमें कोई मार्कर या कट मार्कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, आप उसी पेन से आप अंडरलाइन कर दें, ताकि आपका वक़्त लगे जवाब देने पे, बजाय कि उसको डेकोरेट करने के आंसर को, ठीक है ना? मगर ये मैं कहता भी रहा क्लास में, मगर सब ने वही पेन निकल रहे हैं और वो अंडरलाइनिंग हो रही है और हाइलाइटिंग हो रही है और विगली लाइनें बना रहे हैं। आई थिंक आदतन के इससे जो है वो नंबर आ जाते हैं ज़्यादा। एनीवे ये हो गया और फिर स्कैन हैंड रिटन आपने देना होगा। ये वर्ड वगैरह में मत टाइप कीजिएगा क्योंकि वो उसमें कट पेस्ट का टेंडेंसी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरे ये कि अगर ये भी कोशिश मत कीजिएगा कि इंटरनेट पे कोई मिलता-जुलता जवाब मिल गया और उसको अपने हाथ से लिख लिया। वो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से, कभी अगर आपके टीचिंग फील्ड में आने का इत्तेफ़ाक हुआ और आपने मेहनत से पढ़ाया और रिपोर्टें पढ़ी, तो वेरी क्विकली आप लोग ये चीज़ें सीख जाएँगे कि डिटेक्ट किया कैसे जाता है कि ये स्टूडेंट की अपने दिमाग की लिखाई है या इन्होंने कहीं से छापा है। इट्स टू ईज़ी। इसी तरह रिपोर्ट्स में इट्स टू ईज़ी डिटेक्ट करना। तो बहरहाल स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आता तो वो समझते हैं कि अभी एक और यूनिवर्सिटी के पिछले सेमेस्टर में बता रहा हूँ, मिड टर्म हुए, तो उसमें स्टूडेंट ने इंटरनेट से, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इंटरनेट से देखा और उसको अपनी हैंडराइटिंग में तो लिखा ही और उसको पैराफ्रेज़ भी कर दिया। तो हैंडराइटिंग में है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया, बट पैराफ्रेज भी कर दिया, मगर फिर भी वो पकड़े गए। एक खातून थी वो। तो जो कि बाद में पता चला कंटेंट राइटिंग का भी काम करती थी, तो उन्हें वो सर्च करना और लिखना वो सब आता था, मगर अपना दिमाग इस्तेमाल करने का उनको जो है शौक नहीं था। तो मकसद मेरा हमेशा ही रहा है कि भाई आप सोचें, कोर कॉन्सेप्ट पे सोचें और कोर कॉन्सेप्ट जो है नहीं बदलते, बाकी सब जो है जितना हमने पढ़ा है, जितना टाइम मिला, वो चीज़ें वो उसी मकसद के लिए रही हैं, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सैटिस्फैक्शन है, यानी कस्टमर सैटिस्फैक्शन ज़रिया है प्रॉफिट बनाने का। अच्छा जी, लेट्स सी। ऑलराइट, सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। यस, हेलो। Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। तो ब्रांड लेवरेजिंग का हम कर रहे थे और यहाँ तक तो आएगा एग्जाम में। इसके बाद जो टॉपिक्स मैं कराऊंगा वो एग्जाम का हिस्सा नहीं है।
क्योंकि इस क्लास के होने ना होने की अनसर्टेनिटी थी और पेपर मैं दे चुका था। तो आई थिंक लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जो भी आप सेकेंडरी लेवरेजिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई सेंस बनता हो, कॉमनैलिटी हो, यानी कोई चीज़ कॉमन हो, आपके ब्रांड जो आप एसोसिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं और जो आइटम आप यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी लेवरेजिंग के लिए, ठीक है ना? ये मिसाल दी हुई है जैसे न्यूज़ीलैंड में ये मशहूर है, इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है कि लोगों से ज़्यादा जो आबादी है वो शीप की है वहाँ पे, ठीक है? और शीप से जो है वूल आता है। तो न्यूज़ीलैंड इज़ फेमस फॉर वूल, राइट? तो अगर कोई भी स्वेटर बना रहा है वूलन स्वेटर, तो वो उस पे लिख के कि मेड फ्रॉम न्यूज़ीलैंड वूल, चाहे उसने न्यूज़ीलैंड से वूल इंपोर्ट किया हो या न्यूज़ीलैंड में खुद कोई मैन्युफैक्चरर जो है स्वेटर बना रहा हो, तो न्यूज़ीलैंड जो है वो सेकेंडरी लेवरेजिंग हो जाएगी कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है? आप पाकिस्तान में भी न्यूज़ीलैंड से वूल मंगा के, ऊन मंगा के और स्वेटर बनाएं अगर, या ग्लव्स बनाएं या जो भी, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं मेड फ्रॉम प्योर न्यूज़ीलैंड वूल। तो न्यूज़ीलैंड की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, मगर न्यूज़ीलैंड मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग के लिए मशहूर नहीं है। तो आप कहें कि हमारा मोबाइल फ़ोन न्यूज़ीलैंड में बिक रहा है, न्यूज़ीलैंड में बना है, तो उसमें इतने कोई बात में दम नहीं होगा क्योंकि न्यूज़ीलैंड इज़ नॉट नोन फॉर हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना? अगर आप कहें कि हमारा फ़ोन जापान में बना है मिसाल के तौर पे, या हमारा कैमरा जो है जापान में है, तो जापान इज़ नोन फॉर प्रिसिशन इंजीनियरिंग, तो उसका जो है वो मैजिक जो है रब ऑफ हो जाएगा। यहाँ डायग्राम में हमने देखा था ना कि अगर आप चाह रहे हैं लेट्स से कंट्री है, तो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएं आपके ब्रांड पे। तो वो जिससे आप सेकेंडरी लेवरेजिंग कर रहे हैं वो उसमें वो चीज़ होनी चाहिए जो आप एसोसिएशन लेना चाहते हैं। अच्छा जी। दूसरे जो चीज़ आप देख सकते हैं वो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कि आपके जो लेट्स जस्ट रीड दिस आउट हियर, देयर मे बी टाइम्स व्हेन एंटिटीज क्या है, कंट्री, सेलिब्रिटी, रिटेलर, जो ये मुख्तलिफ 7-8 इकसाम है सेकेंडरी लेवरेजिंग की, when entities are chosen that represent a departure for the brand because there are few if any common or similar associations. Such complementarity branding strategies can be strategically critical in terms of delivering the desired position. The marketer's challenge here is to ensure that the less congruent knowledge for the entity has either a direct or indirect effect on existing brand knowledge. For example, देख लेते हैं. When the ice cream chain Cold Stone Creamery and coffee shop Tim Hortons embarked on a co-branded partnership, तो co-branding भी with other brands के साथ भी leveraging हो सकती है, where selected stores would feature the others menu items. The partnership may have caused some questions and doubts. The two companies had similar target customer, but there were little overlap in terms of their menu offering. क्योंकि एक कॉफी ऑफर कर रहा है, टिम हॉर्टन इज नोन फॉर कॉफी, ये कैनेडियन ब्रांड है, और कोल्ड स्टोन क्रीमरी जो है वो आइसक्रीम की चेन है। आइसक्रीम ठंडी है, कॉफी गर्म है, एंड यू कैन गेट द इमेजरी कि इनमें कोई क्या सिमिलैरिटी है, इनमें कॉमनैलिटी तो नहीं नजर आ रही, मगर द कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफरिंग्स आल्सो वर अ पर्टिकुलर एडवांटेज। टिम हॉर्टन कॉफी जो है सेल्स प्राइमरी अकर्ड इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, कोल्ड स्टोन मेन्यू ऑफरिंग्स आर मोर पॉपुलर विद कस्टमर्स इन द इवनिंग। तो क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट मॉर्निंग और आफ्टरनून का है और एक इवनिंग का है, तो आप नतीजा क्या निकल रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो जो है ब्रॉडर रेंज ऑफ कस्टमर्स आपके आ गए और आपकी डिमांड जो है वो थ्रू आउट द डे हो गई। और ऑफ कोर्स कुछ जो है वो जॉइंट जो है कॉफ़ी फ्लोट्स, कॉफ़ी में जो है वो आइसक्रीम का स्कूप जो है वो डाल दिया फॉर इंस्टेंस। तो ये खाली कॉफ़ी फ्लेवर आइसक्रीम की बात नहीं हो रही। तो एनीवे, या तो कोई कॉमन चीज़ हो इसलिए आप लेवरेजिंग कर रहे हैं, या आपके ब्रांड में कोई चीज़ अगर
कमी है या मिसिंग है या आप कोई इजाफा करना चाह रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट करे। ये जहन में रखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट और वो जो कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, वो COMPLI होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे कि किसी चीज को फर्दर बढ़ाना या कंप्लीट करना, उस सेंस में है। अच्छा जी, सो लेट्स लुक एट 2 मिनट रह गए हैं। वो सेकंड लिंक पे फिर फौरन प्लीज क्लिक कर दीजिएगा ताकि let's see where is 11 बजे। हाँ ठीक है, राइट, ठीक है। तो विल स्टार्ट इमीडिएटली सेकंड सेशन जो है। अच्छा जी, तो कंपनी एज अ वे ऑफ लेवरेजिंग, अब ये मतलब है कि आपकी अपनी कंपनी जो है आपके मुख्तलिफ ब्रांड्स को लेवरेज कर सकती है। सैमसंग की मिसाल दी हुई है, एप्पल है, सोनी है, टोयोटा है, होंडा है। तो ये अगर कोई ब्रांड एक्सटेंशन करना चाहें, चले आखिरी लम्हे पे आयशा भी आ गई थिंक। अच्छा, so we have got less than 1 minute. Just soon as this meeting ends, दूसरे लिंक पे प्लीज क्लिक करके लॉग इन कर लिएगा, तो हम ये टॉपिक फिर वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। तो कंपनी ब्रांडिंग या अम्ब्रेला ब्रांडिंग जो कहलाती है, वो आप यूज कर सकते हैं कोई अपना नया ब्रांड को जो है प्रमोट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, जो कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट है।